गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रानी वेलु नचियार। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने रानी वेलु नचियार को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो ये रानी वेलु नचियार जो है ये तमिल ओरिजिन की एक क्वीन थी, जो फर्स्ट क्वीन थी इंडिया की जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया था। ठीक है, तो अभी तो आपके दिमाग में होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो फर्स्ट क्वीन थी, बट नो, रानी वेलु नचियार जो थी वो पहली ऐसी क्वीन थी इंडिया में जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया था। तो वो प्रिंसेस थी रामनाद की, और उनकी जो है शादी जो है वो शिवा गंगा जो है शिवा गंगा किंग जो है उनके साथ हुई थी। लेकिन उनके हस्बैंड को जो है वो कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ने मार दिया था, और सन ऑफ नवाब ऑफ आर्कॉट के साथ मिलकर ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन्हें मार दिया था। तो वो तो अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग गई थी, और उन्होंने हैदर अली की प्रोटेक्शन में वहाँ पर वो रहने लगी। ठीक है, फिर उन्होंने एक आर्मी बनाई, और गोपाल नायकर और हैदर अली के साथ मिलकर उन्होंने एक अलायंस किया और ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने का प्लान किया। ठीक है, फिर 1780 में उन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है वो वॉर किया, फाइट किया। मिलिट्री असिस्टेंस मिली उन्हें गोपाल नायकर से, और वो उन्होंने एक वुमेन आर्मी भी बनाई थी जिसका नाम था उदयार। उदयार जो था वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी, उनके नाम पर इस वुमेन आर्मी के जो है नाम रखा गया था। ब्रिटिश के साथ जो वो उनके रेजिस्टेंस की वॉर थी उसमें वो जीत गई, और वो उनको किंगडम उनका वापस मिल गया। 10 साल तक उन्होंने उसको रूल किया, और उसके बाद जो है वो पावर उन्होंने मरुदु ब्रदर्स को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट उनकी बर्थ का एग्जैक्ट डेथ डेट उनकी नहीं पता है, लेकिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो अभी तक जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने जो है वो अपने 64th डीआरडीओ डे को सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को। तो ये हमारे डीआरडीओ जो है आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस इंडिया में बनाना चाहता है डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज में, और 1958 में इसको बनाया गया था। टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी का, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों लैब्स को मिलाकर जो है डीआरडीओ को बनाया गया था। ठीक है, तो डीआरडीओ जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। 52 लेबोरेटरीज़ हैं इनकी अपनी, और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता होगा कॉम्बैट व्हीकल्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह से एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, नेवल सिस्टम्स, एरोनॉटिक्स, हर चीज़ में अब ये रिसर्च कर रहे हैं। मिसाइल्स आपको पता है कितने इनके फेमस हैं। इवन इनका LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए जो रडार्स हैं, ये सब भी बनाने का काम यही कर रहे हैं। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आप जितने भी मिसाइल सिस्टम देखते हो, जितनी भी आप रिसर्च देखते हो डिफेंस रिलेटेड इंडिया में, वो डीआरडीओ ही मोस्टली करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आर्क डे ट्रायम्फ। तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने जो यूरोपियन फ्लैग लगाया गया था आर्क डे ट्रायम्फ पर, उसको कुछ टाइम के लिए उतार दिया है। क्योंकि हुआ क्या कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वो वहाँ पर इलेक्शन में जाने लगे हैं फ्रांस में। तो उनके जो राइट विंग जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि आपने आर्क डे ट्रायम्फ से फ्रेंच फ्लैग को उतार कर यूरोपियन फ्लैग क्यों लगाया। जब अब एक्चुअली क्यों लगाया गया था, क्योंकि रिसेंटली जो है फ्रांस जो है वो उनके पास रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, मतलब उनकी जो प्रेसिडेंसी है EU काउंसिल की, वो फ्रांस के पास आई है। तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, इस फ्लैग को लगाया था। फ्रेंच फ्लैग को उतार कर आर्क डे ट्रायम्फ पर EU के फ्लैग को लगाया गया था। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के राइट विंग कुछ लीडर्स हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जो है वो इसका विरोध किया कि आपने फ्रेंच फ्लैग को कैसे उतारा है। तो फिर उस EU के फ्लैग को अब उतार कर वापस जो है अब फ्रेंच फ्लैग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्क डे ट्रायम्फ जो है बहुत ही एक फेमस मॉन्यूमेंट है पेरिस में, और ये उन लोगों को, जो खासकर जो उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया है जो जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में और नेपोलियनिक वॉर्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो जितनी भी फ्रेंच विक्ट्रीज़ हैं या जो भी जनरल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उनका इसमें नाम जो है वो सूचित किया, उसमें नाम अंकित किया गया है। ठीक है, सो अब ये इसको हम मॉन्यूमेंट टू वॉर डेड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ कोर्स जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, और जो इसमें जो उन्होंने शहादत दी है, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनका जो है ये आर्क डे ट्रायम्फ बनाया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। तो अभी रिसेंटली जो है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि अगस्त में पास किया गया था असम द्वारा, उसमें एक अमेंडमेंट की गई है अभी रिसेंटली। और इस अमेंडमेंट से इस
एक्ट को और स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये एक्ट है क्या, तो इस एक्ट में ये एक्चुअली ये एक्ट लाया गया था, एक असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 का ऑलरेडी है, उसको जो है वो चेंज करके इस एक्ट को लाया गया था ताकि जो है स्लॉटर, कंजम्पशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल को रोका जा सके या फिर रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वहाँ से जो है कैटल का इलीगल ट्रेड किया जाता है और वो बांग्लादेश में भेजा जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर जो है वो सेल या परचेज ऑफ बीफ या फिर बीफ प्रोडक्ट्स को जो है वो रोका गया है, और ऐसे एरियाज़ में बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स नहीं सेल या परचेज किए जा सकते जहाँ पर हिंदू, जैन, सिख या ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि बीफ को नहीं कंज्यूम करती, ठीक है। या फिर एक और प्रोविज़न है कि अगर कोई वहाँ पर टेम्पल या फिर कोई मोनास्ट्री है, 17 मतलब वैष्णवाइट मोनास्ट्री है, और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस तक जो है बीफ की कंजम्पशन या फिर बीफ का सेल या परचेज जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। अब ये है, आपको जैसे मैंने बताया कि स्मगलिंग होती है वहाँ पर असम से बांग्लादेश में कैटल की, तो उसी को रोकने के लिए इस एक्ट को एक्चुअली बनाया गया था। तो अब रीसेंट अमेंडमेंट्स इसमें क्या किए गए हैं, अब इसमें कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है कैटल की फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करना अलाउड नहीं है जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर पर लगते हैं, ठीक है। या फिर वही लोग इसको कैटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और पुलिस को इसमें एम्पावर किया गया है कि अगर पुलिस को लगता है कि वो जो है कोई पर्सन को कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है या कोई वो सेल करता है या परचेज़ कर रहा है बीफ को, तो वो उसके हाउस में अक्यूज़ के हाउस में सर्च या सीज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ कर सकते हैं, और उनको लगता है कि जो है ये प्रॉपर्टी जो है इलीगल कैटल ट्रेड से जो है वो पर्सन या अक्यूज़ ने कमाई है, ठीक है। तो अब इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप अक्यूज़ जो है उसको खुद को ये प्रूव करना है कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पुलिस के ऊपर नहीं है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब अक्यूज़ के ऊपर है कि उसको अपने आप को निर्दोष इसमें साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गिटहब। तो गिटहब क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सर्विस है। तो अभी ये बहुत ही एक कंट्रोवर्सी में भी जो है वो आ गई है। तो आपको कंट्रोवर्सी तो नहीं पता होनी चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि गिटहब है क्या। तो गिटहब जो है वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है कि आपने समझ लो कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई सॉफ्टवेयर जो है आप बनाना चाहते हो, तो आपने उसका एक आइडिया जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि बीटा वर्जन जिसको आप कह सकते हो, तो वो आपने अपलोड किया, और आपके साथ जो इस पे गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इस पे जो बाकी डेवलपर्स हैं वो आपको इसमें हेल्प कर सकेंगे या फिर वो इसके साथ आपके साथ जो है कोलैबोरेट करके इसमें एरर्स को फिक्स करेंगे, प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे, ताकि आप एक सॉफ्टवेयर कोड जो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको इम्प्रूवमेंट कर सको बहुत ही कम पैसे में, ठीक है, या फिर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और कुछ जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री यूज़र्स के लिए है ये प्लेटफॉर्म, और लेकिन कुछ इसमें पेड वर्जन्स भी हैं, ठीक है। सो ये जो है जिन्होंने लिनक्स को बनाया है, लिनक्स आपको पता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के ऊपर आपके जो है मोस्ट ऑफ द आपके जितने भी विंडोज़ या आप मैक ओएस जितना भी आप सुनोगे ये सब मोस्टली लिनक्स बेस्ड ही हैं। तो ये जिन्होंने लिनक्स को बनाया है उन्होंने ही इस गिटहब को भी उन्होंने ही डेवलप किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नीट 3.0। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने नीट 3.0 को जो है लॉन्च किया है। तो ये नीट क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बेस्ट डेवलप्ड जो है एजुकेशनल एडटेक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और फ्री कोर्सेज दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को पूरी कंट्री में, ठीक है। अब इसलिए ऐसा किया जाता है कि एजुकेशन सेक्टर को और इम्प्रूव किया जा सके, न्यू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाए जा सकें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे स्किल्स सीख कर वो अपने जो है एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इसमें फैसिलिटेटर का काम करता है। अब इसमें 58 एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो अपने 100 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट कर चुकी हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 58 कंपनीज़ हैं, ग्लोबल कंपनीज़ हैं जो कि स्टार्टअप एडटेक कंपनीज़ हैं, वो इस पर रजिस्टर हो चुकी हैं, और 100 कोर्सेज़ और ई रिसोर्सेज वो अपने प्रोवाइड कर रही हैं।
12 लाख सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स जो है वो इसका इन कोर्सेज का लाभ उठा रहे हैं, और 253 करोड़ रुपीस तक के जो है वो कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा चुके हैं इस पे। ठीक है, ठीक। तो अब AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो 1945 में उसको बनाया गया था। एक एडवाइजरी बॉडी है ये, और ये सर्वे करती है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कैसे हम टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही एक बॉडी है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Rani Velu Nachiyar. So PM Modi has recently paid tributes to Rani Velu Nachiyar on her birth anniversary. So you may be thinking that the first queen to fight against British in India was Rani Lakshmi Bai, but no, that is a wrong fact, because Rani Velu Nachiyar was the first queen, and she was of Tamil origin, who fought against the British in India. Okay, so she was the princess of Ramnath, and she married the king of Shivaganga, and her husband was killed by the British in collaboration with the son of Nawab of Arcot. So she escaped with her daughter and lived under the protection of Hyder Ali. She formed an army, and she sought an alliance with Gopala Naikar and Hyder Ali, with the aim of attacking British, of course. And in 1780, she fought with the British by getting military assistance from Gopala Naikar, and she even created a women's army, and it was named Udayar, because Udayar was her adopted daughter. Okay, so after fighting the British, she regained her kingdom, and she ruled it for more than 10 years. Later on, she granted powers to Marudu brothers, and she transferred the power to them. Of course, we know the birth date of her, Rani Velu Nachiyar, but there is no exact date of her death, which people say it is about in 1790s. Okay, so now let us see the next topic, which is DRDO. So Defense Research and Development Organization has recently celebrated its 64th foundation day. So it is DRDO was established in 1958 after combining three labs, that is TDE, a Technical Development Establishment of the Indian Army, Directorate of Technical Development and Production, DTDP, and the Defense Science Organization. Okay, so these three labs were combined, and DRDO was formed out of them, and it works under the administrative control of Ministry of Defense. So it is working to establish world-class science and technology base for India. So it has grown from about 10 laboratories initially, but now it has about 52 laboratories, and it is developing defense technologies for not just India's consumption, but even for export purposes. Okay, so it has a we always see that they are creating certain missiles, certain armaments, even radars, warfare systems, etc. So they are creating niche technologies in defense sector for the consumption of Indian security forces, as well as for export purposes, that is for commercial purposes. Okay, so now let us see the next topic, which is Arc de Triomphe. So French authorities were forced to remove the European Union flag from Arc de Triomphe monument in Paris, because President Emmanuel Macron is entering into an election phase. The French presidential elections are going to be held this year in 2022, and his right-wing opponents were not too happy with the fact that the French government installed this European Union flag on this Arc de Triomphe monument. So what happened exactly is that because France has gained the presidency of EU Council, that's why to honor that presidency, the French government decided to place a European Union flag in place of French flag on New Year's Eve at the Arc de Triomphe. But the right wing political parties did not like this idea, so they opposed it. So the French government was forced to take the European Union flag back, and they had to install this French flag. Okay, so this Arc de Triomphe is one of the most famous monuments in Paris. It honors those who fought and died for France in the French Revolution and Napoleonic Wars. So it is basically a monument for dead people. Okay, so they honor their people who have fought for the nation and who have died for the nation. So this Arc de Triomphe is a monument for war dead.
So now let us see the next topic, which is Assam Cattle Preservation Act. So recently, the Assam government has, rather, the state assembly has made some amendments to the Assam Cattle Preservation Act. So it has been made more stringent through this amendment. So the background of this act is that this act was introduced in August this year to regulate the slaughter, consumption, and transportation of cattle. So it bars the sale and purchase of beef or beef products in areas where predominantly Hindu, Sikh, Jain population resides, because they are mostly non-beef eating communities. Or there is one more condition: if there is a temple or satra is a Vaishnavite monastery, if there is a temple or satra in any place within the radius of that temple or that satra, no sale or purchase of beef or beef products can happen. So this act was actually passed to check the cattle smuggling to Bangladesh. So now new amendments have been introduced to, because it was getting difficult to transport cattle. So now certain conditions have been placed. So now you can transfer cattle from one district to another, but there are two conditions. Those districts should not be bordering Bangladesh, and only registered uh, only registered cattle transfers can be allowed to transfer this cattle from one district to another. They must be registered with the Animal Husbandry and Veterinary Department. And it has also empowered the police to enter the house of an accused and even search and seize property if the police has prima facie reason to believe that this property has been made out of the money earned from illegal cattle trade. Okay, so in this case, in this very case, the burden of proof lies on the accused, and police does not have to produce evidence against the accused. So accused has to produce himself, that has to prove that he is not guilty of the crime which for which he is accused of. So the burden of proof lies on the accused. Okay, so now let us see the next topic, which is GitHub. So GitHub is basically an open source software repository service. It has been in news for a very wrong reason in India. We do not need to go into the detail of that particular controversy. We just need to see what this GitHub is. So it is the world's largest open source developer community platform. So anyone can upload the software that they want to make, or any idea of the software. After uploading that idea or that the software code, the other collaborators or other software developers will can start working on that particular software idea. They can even fix errors and find problems with the software in case the software has been uploaded. So most of the features are free for the users, but certain paid features are also there. So this platform has been developed by the same person, Linus Torvalds, who has developed the Linux. Okay, so now let us see the next topic, which is NEET 3.0. So Union Education Minister has launched this NEET 3.0. So it is a single platform to provide the best developed edtech solutions and courses to the students of the country. So it was launched in 2019. It is called the National Educational Alliance for Technology. So in through this particular platform, the government is providing best developed technological solutions. So great resources and courses are provided to the students who cannot afford it in the market, and they can get these courses. They can enhance their employability through this single platform. Okay, so now even artificial intelligence is being used so that customized learning content can be provided for the youth, for better learning outcomes and skill development. So AICTE, All India Council for Technical Education, is acting as the facilitator in this particular program. So what is the performance of this program? So about 12 lakh socially and economically disadvantaged students have been able to receive free edutech course coupons worth about
253 crore rupees, and 58 global and Indian startup companies have been onboarded on NEET, and about 100 courses and e-resources are being offered on this platform. Okay, so about the AICTE. So AICTE was established in 1945, and it's a national level apex advisory body. It conducts surveys about the facilities which are available for technical education in the country, and it sees how it can promote the development of technical education in the country in an integrated and coordinated manner. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.